नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट या रेगुलर प्लान को लेकर अक्सर निवेशकों में उलझन रहती है और निवेशक इनमें सही अंतर समझ नहीं पाते। ये दोनों दरअसल म्यूचुअल फंड में निवेश के दो अलग अलग तरीके हैं। जहां म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन या फिर ब्रोकरेज चार्ज शामिल नहीं होता है, वहीं रेगुलर प्लान में इसे वसूला जाता है। तो क्या फिर इसका असर फंड के रिटर्न पर भी पड़ता है और कैसे चुने डायरेक्ट या फिर रेगुलर प्लान? इस पर हम तमाम बारीकियों पर चर्चा करेंगे। डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की पूरी ABCD पर आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ हैं दो खास एक्सपर्ट्स, मनी फ्रंट के CEO मोहित गांग और राइट रिसर्च की फंड मैनेजर एंड फाउंडर सोनम श्रीवास्तव। मोहित और सोनम, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये डायरेक्ट और रेगुलर प्लान। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली आप तो कई बारीकियों पर नजर डालते ही हैं, लेकिन क्या आप डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बारे में सही तरीके से समझते हैं, उनकी बारीकियों को जानते हैं? ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। सोनम, जरा पहले आपसे समझते हैं हम, जब हम डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, ये होता क्या है, जरा पहले ये समझाइए। बिल्कुल। सबसे पहले धन्यवाद स्वाति, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान एक ही तरह की फंड जो आप एक ही AMC से खरीद रहे हैं, उसके दो तरीके होते हैं। डायरेक्ट प्लान में आप एज अ इन्वेस्टर जाके म्यूचुअल फंड हाउस से डायरेक्टली वो फंड खरीदते हैं। आपके और म्यूचुअल फंड के बीच में कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता और इस वजह से म्यूचुअल फंड आपको एक लोअर प्राइस पे वो फंड ऑफर करता है। रेगुलर प्लान क्या होता है, वहां पे आपके साथ कोई ब्रोकर या एजेंट या एडवाइजर होता है जो आपको बता रहा है कि किस बेसिस पे आपको ये लेना चाहिए और उसकी वजह से इस फंड का प्राइस आपके लिए बढ़ गया होता है और उसका कमीशन बीच में जो एजेंट है उसको मिल जाता है। तो वो फंड सेम ही होती है बट दो तरीके होते हैं बाई करने के और दोनों की प्राइसिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि प्राइसिंग में या फिर लागत में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो मुझे एक बात बताइए, एक ही AMC मोहित डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों ही फंड्स की पेशकश करती हैं। जितना हमें मालूम है, लगभग 11 साल तक का समय आया है जब डायरेक्ट प्लान इंट्रोड्यूस किए गए AMCs की तरफ से, और ये म्यूचुअल फंड के जो पेशकश है उसमें आता है, जिसमें आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पर कैसे मिल सकता है डायरेक्ट प्लान, ये ज़रा बताइए मोहित। जैसे सोनम ने बताया कि इसमें कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं होती है, AMC के प्लेटफॉर्म पर आप ले सकते हैं। इसमें अगर आप रेगुलर प्लान में जाते हैं तो आपको एक एडवाइज़र है जिसकी भूमिका होती है, और ये एडवाइज़र कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है जो रेगुलर में होता है और जो डायरेक्ट में नहीं होता है, इसकी थोड़ी और बारीकियाँ बताइए। जी स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। तो स्वाति देखिए, 2013 में सेबी ने डायरेक्ट प्लान का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो सितंबर में सेबी ने कहा था कि अगर आप एक सेबी इन्वेस्टर हैं जो खुद से अपना निर्णय ले सकते हैं, यानी आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फंड अच्छा है कौन सा नहीं, और आप स्वयं जाकर AMC की साइट से AMC के थ्रू डायरेक्टली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, तो फिर आपको जो इंटरमीडिएरी का कमीशन है वो देने की आवश्यकता नहीं है और आपका जो एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए स्कीम का वो कम होना चाहिए। तो जो भी स्कीम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है अपने निवेशकों को, वो आपको देने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा जाइए और स्कीम में निवेश कर दीजिए। तो इस तरह से डायरेक्ट प्लान की शुरुआत हुई। तो अभी कुछ 11 साल होने को आ रहे हैं इस चीज को। तो हमारे पास में 10 से 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इसका अवेलेबल है। अब हम कैसे निवेशक डायरेक्ट प्लान में निवेश कर सकते हैं? देखिए, इसके बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं मार्केट में। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप सीधा जाइए AMC के वेबसाइट्स पर जाइए, वहां पर लॉगिन बनाइए, आपको जो स्कीम लेनी है आप वहां से AMC के पोर्टल से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। तो सभी AMC अपना एक डिजिटल पोर्टल और अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन मुहैया कराते हैं, आप वहां से जाके आराम से कुछ भी स्कीम खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप RTA की साइट पर जाएं। RTA यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, जो कि कैम्स और कार्वी हैं। आप कैम्स और कार्वी की साइट पर जाकर जो AMCs को कैम्स सर्विस करता है वो AMCs आप कैम्स की साइट से खरीद सकते हैं डायरेक्ट प्लान, और जिन AMCs को कार्वी सर्विस करता है उन AMCs के स्कीम्स को कार्वी की साइट से खरीद सकते हैं। तो ये तो रहा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जैसे MF सेंट्रल हो गया, तो वो
सारे एमसीज का ही एक बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाकर भी आप सारे एमसीज के डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं। चौथा तरीका यह है स्वाति, कि हमारे जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत सारे मार्केट में है, तो जैसे हमारा प्लेटफॉर्म हो गया मनी फ्रंट, इसी तरह से ग्रो है, जीरोधा है, कुवेरा करके एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, इंड मनी करके एक प्लेटफॉर्म है। तो काफी सारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको डायरेक्ट प्लान्स उपलब्ध कराते हैं। तो आप आराम से उनकी वेबसाइट्स पर जाकर उनके ऐप के थ्रू भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स में अच्छी बात यह है कि आपको कैम्स कार्वी की सारी एमसीज एक जगह मिल जाती है, काफी अच्छा कन्वीनियंस मिल जाता है, डिजिटल कन्वीनियंस मिल जाता है, और बहुत अच्छी तरीके से आपको रिपोर्टिंग और सब कुछ अवेलेबल हो जाती है, और आप डायरेक्ट प्लान्स में अच्छे से अपने स्कीम्स का सिलेक्शन और चुनाव भी कर सकते हैं। एक और तरीका है स्वाति डायरेक्ट प्लान्स करने का, जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, आरआईएस होते हैं, सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, वो भी डायरेक्ट प्लान्स में आपको एडवाइस कर सकते हैं। बट रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको सिर्फ एडवाइस करते हैं, तो एग्जीक्यूशन आपको या तो उनके साथ में करना पड़ेगा या उनके अलावा कहीं और से जाके करना पड़ेगा। बट काफी सारे आरआईएस भी आपको डायरेक्ट प्लान्स की सलाह देते हैं। इसके अंदर में एक कैटेगरी होती है फी ओनली प्लानर्स की, तो वो लोग भी आपको डायरेक्ट प्लान्स उपलब्ध करा सकते हैं। वो आपसे एक फी चार्ज करते हैं, और उस फी के एवज में वो लोग कोई कमीशन नहीं लेते, बट आपको डायरेक्ट प्लान्स में निवेश करने की सहूलियत देते हैं। रही बात रेगुलर प्लान की, तो रेगुलर प्लान तो वैसे भी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। के पास मोहित, मैं आती हूँ डायरेक्ट प्लान की हमने तमाम बारीकियां समझी, इसी एक एंगल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आपने बहुत अच्छे से बताया कि आप कहाँ से डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी फी नहीं या लागत नहीं लग रही है। अगर आप एक थ्रू रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जा रहे हैं, एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के थ्रू जा रहे हैं, उनकी अपनी जो फी होगी वो तो लगेगी ही, पर डेफिनेटली वो एक डायरेक्ट प्लान में आपको इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे। पर ऐसे कौन से चार्जेस या कॉस्ट है सोनम जो एक रेगुलर प्लान में होते हैं, जो समझना जरूरी है? हम क्योंकि एक्सपेंस रेशो के एक बहुत बड़े डिफरेंस की बात करें, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बीच में आ जाता है, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनता है। सर ये समझाइए कि रेगुलर प्लान की जो एक्सपेंस रेशो है, जो लागत होती है, वो डायरेक्ट प्लान के मुकाबले कितनी ज़्यादा होती है और क्यों होती है? कौन कौन से चार्जेस इसमें इंक्लूडेड होते हैं? बिल्कुल। तो देखिए, आपका जो रेगुलर प्लान होता है, आपको कई बार दिखेगा कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो डायरेक्ट प्लान से डबल ही हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ एएमसीज का डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो 0.5 या 0.75% है, और रेगुलर प्लान में वही एक्सपेंस रेशियो 1% या 1.5% होता है। अब ये हायर फीस क्यों चार्ज की जा रही है? ये हायर फी इसलिए चार्ज की जा रही होती है क्योंकि बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर है या एजेंट है, वो ये फीस एएमसी से कलेक्ट करता है, और ये फीस वो आपको इसलिए चार्ज करता है क्योंकि वो आपको एज अ सर्विस बता रहा है कि आपको किस तरीके की फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसा आपका असेट एलोकेशन होना चाहिए, कब आपको एक फंड हाउस से दूसरे फंड हाउस में स्विच करना है या एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना है। तो ये सारी सर्विस आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लानर या फिर आपका जो एमएफडी या एजेंट दे रहा होता है, उसके लिए वो आपको ये चार्जेस कर रहा होता है। और स्वाति, हमने देखा है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं एज अ पीएमएस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो हमको क्या दिखता है कि आज के टाइम पे क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे मोहित ने बोला, तो लोग जाके जैसे ब्लिंकिट पे शॉपिंग कर रहे होते हैं, वैसे 15-20 म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, उनको पता नहीं होता कहाँ क्या करना होता है। इसीलिए बीच में कई बार जरूरी होता है कि आपके पास कोई गाइडेंस हो, या तो एक एडवाइजर हो या तो एक एजेंट हो जो आपको बता रहा हो आपका एलोकेशन सही है या नहीं, और उसके लिए आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन चार्ज होती है, जिसकी वजह से रेगुलर प्लान थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। ओके, मुझे अगर आप मोहित एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझा पाएँ, कोई एक फंड के एग्जाम्पल के ज़रिए समझा पाएँ कि एक फंड का डायरेक्ट प्लान और एक फंड का रेगुलर प्लान, उसके फॉर एग्जांपल 5 साल के CAGR के हिसाब से और उसके अपने एक्सपेंस रेशो के हिसाब से अगर कोई इन्वेस्ट करता है, कोई एक महीने में SIP कर ही रहे हैं, तो डिफरेंस कितना आएगा? शायद इससे दर्शकों को क्लियर हो जाएगा एक डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में मोहित कितना तक डिफरेंस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशो, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। जी स्वाति,
तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मार्केट की सबसे बड़ी फ्लेक्सी कैप स्कीम है कोटक फ्लेक्सी कैप स्कीम। यहाँ पर जो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो है वो है 1.47% और जो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो है वो है 0.6%। तो डिफरेंस हुआ कुछ 0.87% का डिफरेंस है, मतलब करीब करीब 90 पैसे, मान लीजिए आप 87 पैसे का डिफरेंस है स्कीम के एक्सपेंस रेशियो में। यानी आप रेगुलर में करीब 87 पैसे का एक्सपेंस ज्यादा दे रहे हैं और डायरेक्ट में उतना ही एक्सपेंस कम लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल जो आपकी डायरेक्ट की स्कीम है वो आपको इतना ही रिटर्न एक्स्ट्रा देगी रेगुलर के कंपैरिजन में। तो करीब करीब 90 पैसे के आसपास आपका रिटर्न एक्स्ट्रा आएगा डायरेक्ट में। अब समझने की बात यह है कि ये एक्सपेंस रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, ये डायनेमिक होता है। ये समय समय पर एमसीज चेंज करती रहती है, बट ये जो डिफरेंशियल है ये इतना बना रहेगा स्वाति। करीब 75 पैसे से लेकर 1% के बीच में जो डायरेक्ट और रेगुलर का डिफरेंस है वो किसी भी इक्विटी स्कीम में इतना डिफरेंस बना रहता है। मैं मान लूं अगर कि ये डिफरेंस कांस्टेंट था पिछले 5 सालों के अंदर में, तो और या फिर मैं पिछले 5 सालों का रिटर्न देखूं तो पिछले 5 सालों में जो कोटक फ्लेक्सी कैप का डायरेक्ट प्लान है उसने 16% का सीएजीआर रिटर्न दिया है और जो रेगुलर प्लान है उसने 15% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपया स्कीम में डाला था, तो आज अगर वही पैसा रेगुलर में होता तो उसकी वैल्यू होती 2,15,000 और वही पैसा अगर डायरेक्ट में होता तो वो होता 2,25,000 के आसपास। तो 2.25 लाख का ये होता। तो यहां पर करीब 1 लाख के निवेश पे करीब करीब आपको 10,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। यानी ब्रॉड तरीके से बोले तो 9 से 10% का डिफरेंस आपको पिछले 5 साल के अंदर में क्रिएट हो गया है सिंगल स्कीम में 1 लाख के निवेश पे। अगर आपको एब्सोल्यूट अमाउंट में हो सकता है, क्योंकि मैंने उदाहरण छोटे अमाउंट का दिया है, आपको 10,000 रुपए शायद कम लग रहा हो, पर अगर आप इसको वैसे देखें कि 1 लाख की जो आपकी प्रिंसिपल रकम थी उस पर करीब करीब 10% का डिफरेंस आ गया है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और आपको अगर ऐसे 5 साल में 7 से 8% या 7 से 10% का डिफरेंस छूट रहा है रेगुलर और डायरेक्ट में, तो आप अपने पोर्टफोलियो पे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आपका रिटर्न यहाँ पर कम हुआ है या फिर उतना ही कमीशन इनकम जो है वो आपके पोर्टफोलियो से कटकर निकल गया है। एक डिफरेंस हमने समझने की कोशिश की। एक ही फंड का डायरेक्ट और रेगुलर जो प्लान है उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि उस एक एक्सपेंस रेशो के अंतर से कितना डिफरेंस आ सकता है। लगभग 1% तक का भी आपको जो है डिफरेंस है वो देख सकता है, और जितना जितना आपका टाइम अवधि है जो बड़ी होती जाएगी वो रिटर्न थोड़ा और बड़ा आपको होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अगर डायरेक्ट प्लान में आपको अच्छा रिटर्न ही मिल रहा है तो कोई रेगुलर प्लान में क्यों जाएं? ये रेगुलर प्लान के अपने फायदे क्या है, आपके दिमाग में ये बातें भी चल रही होंगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम बात करें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की। कौन सा तरीके का म्यूचुअल फंड का प्लान आपके लिए सही है उसके अंदर हम समझ रहे हैं। सोनम श्रीवास्तव हमारे साथ है राइट रिसर्च से, मनी फ्रंट से मोहित गांग हमारे साथ हैं। जो एक और बारीकी है जिसको समझना जरूरी है वो है नैव की, जिसको नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। सोनम, कितना डिफरेंस रहता है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के नैव का, और कितना ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है नेट? क्योंकि डायरेक्ट प्लान की यूजुअली जो नैव है रेगुलर प्लान से ज्यादा ही रहती है। क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? देखिए, जैसे मोहित ने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपके डायरेक्ट प्लान का सीएजीआर रिटर्न ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी नैव वैल्यू भी ज्यादा होगी आपके रेगुलर प्लान से। बट रियलिस्टिकली उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है एक यूनिट का जो म्यूचुअल फंड डिफाइन करती है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से नैव वैल्यू से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, जो रिटर्न होगी वो ज़्यादा हमारे लिए फर्क उससे ज़्यादा पड़ता है, और वो रिटर्न आपको थोड़ी ज़्यादा आपको डायरेक्ट प्लान पे मिलती है। और उसका रीज़न यही है कि कमीशन आपकी ज़्यादा रेगुलर प्लान पे जा रही है। और क्या क्या आपके लिए एक डायरेक्ट प्लान बेहतर है एक रेगुलर प्लान से, उसको समझने के लिए एक तरीका तो ये रिटर्न्स का हो गया। बट सेकंड है कि अगर आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आप सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपको एक बीच में एक थर्ड पार्टी की जरूरत है। इम्पॉर्टेंट चीजें हैं समझनी आपके लिए कि आप
प्लान, अगर डायरेक्ट प्लान में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप खुद से कितना मैनेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, इसकी कुछ और बारीकी हम समझेंगे। कुछ फंड्स के एग्जाम्पल के थ्रू ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, कुछ मेन स्ट्रीम फंड्स जो हैं कि करके हम दिखाएंगे, क्योंकि अभी नैव पर चर्चा ही हो रही थी। मोहित, आपसे भी एक छोटा रिएक्शन मैं लेना चाहूँगी। अब जैसे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, अगर पिछले 4 साल के इसके नैव को देखें, रेगुलर और डायरेक्ट नैव में लगभग 6% तक का डिफरेंस, एंड व्हेन इट कम्स टुवर्ड नवंबर 24 ये बढ़ के कुछ 9.5% पर आ जाता है डिफरेंस। और कुछ और भी ऐसे फंड्स हैं जो फ्रंटलाइन फंड्स हैं, उसके डिफरेंस रेगुलर और डायरेक्ट नैव के बीच में हमने देखे। ये डिफरेंस क्या दर्शाता है? जी स्वाति, तो देखिए मैं HDFC मिड कैप की ही बात कर लेता हूँ। तो जैसे 14 नवंबर को रेगुलर का जो एनएवी था इस फंड का वो था 181 रुपये 84 पैसे, और डायरेक्ट का जो एनएवी था वो था 199 रुपये 42 पैसे के करीब, राइट। तो काफी डिफरेंस है, यहाँ पर आप देखेंगे करीब 18 रुपए का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी में। अब अगर मैं 2013 में जाऊं, जहां पर डायरेक्ट प्लान लॉन्च ही हुए थे, तो 1 जनवरी 2013 को अगर मैं देखूं तो दोनों एनएवी सेम थे, रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही 18 रुपये 80 पैसे के करीब दोनों की एनएवी थी उस टाइम पे। पर ये एनएवी रेगुलर की बढ़कर 181 रुपए पर आ चुकी है, 18 से 181 रुपए हो गई। डायरेक्ट की वही एनएवी 18 रुपए से बढ़कर 199 रुपए पर आ गई है। तो डायरेक्ट की जो रफ्तार है एनएवी बढ़ने की वो काफी तेज है, यानी जिसने 2013 में निवेश किया था डायरेक्ट के अंदर, उसकी जो रफ्तार है निवेश की वो काफी तेज चल रही है और वो ज्यादा पैसा बना रहा है। अगर आप इस डिफरेंस को देखें तो पिछले 10 सालों के अंदर में ये डिफरेंस है कुछ 9.7% का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 10% का स्वाति यहाँ पर रिटर्न का डिफरेंस आ रहा है। यानी अगर किसी ने 10 लाख रुपए निवेश किए थे इस फंड में रेगुलर में और 10 लाख रुपए निवेश किए थे डायरेक्ट में, तो यहाँ पर उन दोनों के रिटर्न का जो डिफरेंस है वो 1 लाख रुपए हो चुका है पिछले 10 सालों के अंदर में। तो 10 लाख के निवेश पे 1 लाख का डिफरेंस जो है वो काफी बड़ा होता है। और आप ये सोचिए कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अगले 10 सालों में ये डिफरेंस और ज्यादा कंपाउंड होता जाएगा और ज्यादा तरीके से ज्यादा रफ्तार से ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो ये सिर्फ HDFC मिड कैप में ही नहीं, अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में देखें तो पिछले 10 सालों का जो एनएवी डिफरेंस है वो करीब 8.5% से बढ़ गया है। अगर आप यही निपॉन स्मॉल कैप फंड में देखें, जो कि स्मॉल कैप क्षेत्र का मार्केट कैप का सबसे बड़ा फंड है एक तरह से, वहां पर 11.5% का डिफरेंस आया है पिछले 10 सालों के अंदर में। और इसी तरह अगर आप लार्ज कैप ने ICICI ब्लू चिप फंड को देखें तो वहां पर भी करीब 9.5% का डिफरेंस आ गया है पिछले 10 सालों में एनएवी का। तो ये दर्शाता है कि जो डायरेक्ट की एनएवी है वो तेज चलती जाएगी और ये जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। निवेशकों को एनएवी नहीं देखनी है, निवेशकों को अपनी वैल्यू देखनी है कि वो जितनी वैल्यू डाल रहे हैं। अगर आप 1 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं, चाहे आप वो 1000 रुपए की एनएवी पे निवेश कर रहे हो या 10 रुपए की एनएवी पे निवेश कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये देखना है कि आपका 1 लाख रुपया कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो रकम जो है आपकी वो कितनी तेज रफ्तार से आगे चल रही है। बिल्कुल, ये हमने समझा कि किस तरीके से आप के लिए जो बदलाव है ये आगे आने वाले टाइम के लिए बड़े जैसे जितना टाइम बढ़ता है ये चेंज होता रहता है। मुझे ये बात बताइए सोनम, अब डायरेक्ट या फिर रेगुलर किसके लिए क्या सही है, कैसे चुनाव करें? एक बात तो समझ में आ रही है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डायरेक्ट प्लान है उसमें आपका रिटर्न अच्छा बन रहा है, तो लोग सोचेंगे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें। अब आजकल की जो जनरेशन है वो खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, डायरेक्ट प्लान पे ज़्यादा पैसे डलते हैं, तो क्या उसके डाउनसाइड्स हो सकते हैं और कैसे समझें इसको? बिल्कुल। तो जैसे शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि डायरेक्ट प्लान सिर्फ 11 साल पहले ही चालू हुए हैं और पहले जो ट्रेंड था वहाँ पे लोग ज़्यादा रेगुलर प्लान्स पे इन्वेस्ट करते थे, बट आज के टाइम पे आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, एप्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और वो डायरेक्ट प्लान चूज करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। वहाँ पे और उसके बाद होता क्या है कि जिनके पास पुराने रेगुलर फंड्स हैं वो भी ऐसी कोशिश करते हैं कि भाई हम रेगुलर से डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लें क्योंकि हमारी कॉस्ट कम पड़ेगी। तो कॉस्ट तो हमने अच्छे से समझ लिया यहाँ पे स्वाति की, कॉस्ट हमको बेहतर में भी थोड़ी बेहतर रिटर्न डायरेक्ट प्लान में मिल रही है सेम फंड के अंदर। लेकिन दूसरी बात ये समझनी है कि क्या जो इन्वेस्टर ये डायरेक्ट प्लान करने जा रहा है वो
उस फंड के ऑब्जेक्टिव को समझता है, क्या उसने ये देखा हुआ है कि वो उसके ओवरऑल पोर्टफोलियो में ये फंड सही बैठती है कि नहीं बैठती है, क्या वो ओवर डाइवर्सिफाई कर रहा है। कई बार लोग देखते हैं कि भाई जिस फंड की रैंकिंग बढ़ गई उसको खरीद लेते हैं, और कुछ महीनों बाद देखते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में 20 से 30 फंड पड़ी हुई होती हैं। वो जब उनको दिखता है कि भाई मेरी फंड रैंक कम कर रही है, वो सेल कर देते हैं, और उनको टैक्स ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म टैक्स प्लस एग्जिट लोड उनको लग जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, विदाउट अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज लोग कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं व्हेन दे आर गोइंग थ्रू डायरेक्ट प्लान्स। तो अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक थोड़ी रिसर्च थरोली करनी चाहिए। आपको समझना चाहिए मुझे कितना डाइवर्सिफिकेशन बनाना है, मेरी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मेरा क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए, और मुझे टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होंगे जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ, और क्या मैं एक तरह से डिसिप्लिन गोल बेस पे चल रहा हूँ। तो अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान में चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आपको बीच में किसी की हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आपको एमएफडीज या दूसरे एजेंट्स हैं जो रेगुलर प्लान्स के थ्रू आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके और मोहित, लास्ट कमेंट्स आप ही की तरफ से, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो ज़रूर है, पर कई बार जो इन्वेस्टर्स हैं शुरुआती साल के इन्वेस्टमेंट के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें करना क्या है। इस अगेन लैक ऑफ एक कह सकते हैं कि एडवाइस। आपने इन्वेस्ट तो कर लिया क्योंकि वैसा माहौल बन रहा है, वैसी फील है, लेकिन आगे आपको पता नहीं है आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो कैसे एक बैलेंस बनाए जाना चाहिए? आप डायरेक्ट में अगर करें भी इन्वेस्ट, खुद से करें भी इन्वेस्ट, लेकिन एक प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर एक जागरूकता के साथ कैसे बढ़ सकते हैं आगे? जी स्वाति, नहीं जैसा सोनम ने भी कहा वो बिल्कुल सही है कि आप सिर्फ ये सोचकर कि आपका एक्सपेंस कम होगा या फिर खर्चा कम होगा, आप ये सोचकर डायरेक्ट में निवेश नहीं कर सकते। आपको फाइनली ये देखना है कि जहां आप निवेश कर रहे हैं क्या वो आपके लिए, आपके फाइनेंशियल गोल के लिहाज से ठीक है, क्या वो आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगा, और क्या आप समय समय पर उसको अच्छी तरह से इवेलुएट कर सकते हो। तो डायरेक्ट निवेश वही करिए जहां आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, या फिर आपके पास में किसी ऐसे फाइनेंशियल सलाहकार को चुनिए जो कि आपको सही राह पे ले जाए, चाहे वो रेगुलर से हो चाहे वो डायरेक्ट से हो। पर आपको जरूर किसी ऐसे सलाहकार की आवश्यकता होगी, ऐसे एडवाइजर की आवश्यकता होगी। अगर आप वो एडवाइजर आपको ऐसा मिल जाए जो आपको डायरेक्ट प्लान्स में सलाह दे सके, जैसे बहुत सारे एडवाइजर्स ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से हेल्प और सुविधा मुहैया कराते हैं, जहां आप उनसे रेगुलरली इंटरैक्ट करके पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के डायरेक्ट प्लान्स में निवेश कर सकते हैं। तो उस तरह का अगर मैकेनिज्म आपको मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा होगा। अन्यथा कोई खराबी नहीं है कि आप किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, आईएफए के थ्रू, अपने बैंक के आरएम के साथ में निवेश कर रहे हैं। जब तक आपके पास में कोई हेल्पर, एडवाइजर जो आपको पूरी तरह से गाइड कर सके, अच्छी सलाह दे सके, वो अवेलेबल है, तो खर्चे को मत देखिए, रिटर्न पे जाइए और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से निवेश करिए। बिल्कुल, तो ये हमने समझा डायरेक्ट और रेगुलर प्लान क्या है, इसकी बारीकियां किसके लिए क्या है, थोड़ा सोच समझकर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके हमने तमाम टिप्स भी लिए अपने दोनों एक्सपर्ट से, मोहित और सोनम। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।